रहे हो, पहले के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने आ गया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए अगला क्या कहते हैं, ठीक है। संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जिनमें से बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। जब भाई भागा, जब ये वीडियो खत्म हो जाती है ना, ऐसे ऐसे शेर और शायरी नीचे से मारते हैं। मैंने कहा पकड़ पकड़ के इनमें बरसाऊं। कोई कहता है कौन कौन सचिन सर को पसंद करता है, कौन कौन मानता है सचिन सर इंडिया के बेस्ट टीचर है, टीचिंग एग्जाम के किंग है, पता नहीं क्या है। कोई शेर और शायरी मानते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं, ये अपने चैनल को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। आनुवांशिक विन्यास यानी कि आपका जो आपका जेनेटिक डिस्पोजिशन की बात हो रही है, जैसे मैंने आपसे कहा जेनेटिक डिस्पोजिशन शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको जीन प्याजे बता रहा था, जिन्होंने विकास में किसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को माना, विकास के अंदर मैच्योरेशन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना, कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता रहता है वैसे वैसे यहाँ पर वो चीजें सीखता जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक डिस्पोजिशन को महत्व माना। अरे यार मैंने तो आंसर ही बता दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, एडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, तीनों चीज आपको बता चुका हूं। मैच्योरेशन आंसर आपका सी हो जाएगा। जीन प्याजे ने जो आपके 4 एलिमेंट बताए, उन 4 एलिमेंट से एक आपका महत्वपूर्ण एलिमेंट है, आपका मैच्योरेशन आपका महत्वपूर्ण एलिमेंट है। ठीक है, परिपक्वता। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा करने के लिए एक टीचर को क्या चाहिए, मानकीकृत पद्धति आगे देखना नहीं है, मानकीकृत को देखते हमारे सर ने कहा इसको देखते काट देना। उसके अलावा शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना, बिल्कुल ठीक बात है। अलग अलग पेडागोजिकल अप्रोच का यूज करना, अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन के साधनों का यूज करना, जो भी मैंने आपको बताया, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रूब्रिक्स, आपके रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू वगैरह, केस स्टडी। रटना आधारित अधिगम, रटने को देखते सर जी ने कहा इस पर बहुत तेज कर रट्टा मारना, क्योंकि हमें चीजें रटानी नहीं है, हमें चीजें समझानी है। तब यार सर जी की इतनी बड़ी मैराथन क्लास बननी है। ठीक है, आज गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग तो हमारी हो गई भाई। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। ठीक है, अगला देखते हैं। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण, पेपर पेंसिल परीक्षण जहां भी दिखे अपनी पेंसिल से इसके ऊपर कट मार देना। कोई पेपर पेंसिल टेस्ट अब आपको यूज नहीं करना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा अपने आप। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। अभी तो हमारे बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज बची है, बहुत सारे कंसेप्ट बचे हैं, अभी तो आपकी क्लास शुरू भी नहीं हुई। क्या हो गया, हाँ सर क्लास शुरू नहीं, हाँ भाई अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई, अभी तो पूरा खेला हो गया। अगला देखिए सामने आपके क्या दिया हुआ है। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए, किसको, फोन नंबर को रटने के लिए, फोन नंबर के जो 10 अंक है, मान लीजिए मैं नंबर लिख देता हूं अपना 8579, ये भाई हमारा नंबर है, ये हमारा कंपनी नंबर है, जिस पर आपको कंप्यूटर अपने आप आंसर देता है। कई सारे टीम मेंबर इसको आंसर देते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं सचिन सर दूसरी तरफ बैठे, या जो दूसरा नंबर है ये वाला, बच्चे सोचते हैं कि बच्चे वहां पर बैठे रहते हैं और सचिन सर बैठे हुए वही आंसर देंगे। अरे भाई ये स्टाफ लोग चलाते हैं इसको, ठीक है, सचिन सर सोच के मत भेजा करो। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर याद कराना है, तो इसको याद कराने के लिए यहाँ पर मतलब इसको 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर, 3 से 4 अंकों में बांट दिया इसको। देखो यहाँ पर 859, 3 समूह में, 579, 4571, ऐसे 3-3, 4-4 समूह के अंदर इसको बांट के याद करा दिया। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है, इसको चंकिंग यानी खंडीकरण। देखो इसके नाम से पता चल रहा है खंडीकरण, यानी जब किसी चीज को हम टुकड़ों में, खंडों में तोड़कर याद करते हैं तो आपका क्या होता है, चंकिंग होती है। क्या होती है, चंकिंग होती है। अगर बात करें आपके एनकोडिंग की बात करें, तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जब आपकी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाती है तो आपका एनकोडिंग होती है, और लॉन्ग टर्म से वापस शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाते हैं तो रिट्राइवर होती है आपकी। ठीक है, ये मेमोरी के अंदर आपके चैप्टर है। ठीक है, हालांकि सीबीएसई इसके ऊपर कम ध्यान देता है आपका, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसा आपका वो पूछा गया था, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्वेश्चन पूछा गया, या मेमोरी की विशेषता आपसे पूछ ली। ठीक है, तो आपका एनकोडिंग समझ गए, जब इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, एसिमुलेशन, एडॉप्टेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा, चंकिंग, यहां पर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पे आरोपित करते हैं, किस पर करते हैं, अपने इंटरनल फैक्टर के ऊपर आरोपित करते हैं। भाई मैं एग्जाम पास हो गया, मुझे जॉब मिल गई, इंटरनल फैक्टर के ऊपर कि यार मैं मोटिवेटेड था, मुझे काम करना था। ठीक है, तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी, क्या उनके अंदर शर्म की भावना होगी, अरे जब पेपर पास हो गया, सफलता मिल गई, शर्म कैसी। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि लर्निंग में आपको शर्म नहीं करनी, शर्म को महत्व नहीं देना, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसको ध्यान से मानना, ठीक है, वरना 2 गाली सुन जाओगे मेरे मुंह से। जब एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे, ध्यान रखना जो आपके सामने ओमार शीट आएगी उसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, नाम गलती कर देते हैं, रोल नंबर के अंदर गलती कर देंगे। अगर आपने जो गोले भरे जाते हैं उनके अंदर गलती करी, चलो वो तो देखा जाएगा। अगर आपने रोल नंबर से नहीं भरा, अपने नाम वगैरह से नहीं भरा कॉलम के अंदर, तो आपकी ओमार शीट चेक नहीं होगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो वहां पर आपका इन्विजिलेटर होगा उससे एक बार नहीं 10 बार पूछना, उसकी यही ड्यूटी है। लड़के यहाँ पर शर्म आ जाते हैं, अरे नहीं यार पीछे भी लड़की बैठी, आगे भी लड़की पूछे, बेइज्जती हो जाएगी, क्या कहेगी, किसे भरनी नहीं आती। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। लर्निंग में भी आपको शर्म नहीं करनी, और ऐसे किसी से पूछने में भी शर्म नहीं करनी। कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखना, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, बिल्कुल मत करना। और खासकर लोंडे लफाड़ू ध्यान से रहना, कभी आप बेइज्जती के चक्कर में रह जाओ। ठीक है, तो शेम नहीं होगी, गुस्सा क्यों होगा। अगर आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो आप गुस्सा थोड़ी करोगे, अरे यार क्यों पास हो गया, जिंदगी बर्बाद होगी। आपको गर्व होगा कि देखो यार पेपर पास हो गया, दुनिया को बताते फिरोगे, गर्व की भावना होगी। ठीक है, ना कि आपके अंदर एंजाइटी आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई बढ़ते आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हाँ चलिए भाई देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, दिख रहा है। क्वेश्चन है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार के जो कंसेप्शन होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं, वो बच्चा किसी भी चैप्टर से संबंधित बना लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कोई भी बच्चे को कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, उस कंसेप्ट से जुड़ी हुई कई सारे बच्चों के माइंड के अंदर मिसकंसेप्शन होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे ने बना लिया। संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
पहला, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित जो उसने वैकल्पिक कंसेप्ट बनाए हुए और जो भ्रांतियां मिसकंसेप्शन बनाए हुए उसको सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ना तो टीचर की इतनी औकात कि उसको हतोत्साहित कर दे किसी चीज को, वो भी सख्त रूप से बच्चे की, जी नहीं, डिस्करेज नहीं करना, एनकरेज करना है बच्चे के मिसकंसेप्शन को, या जो अल्टरनेटिव वो यहाँ पर आपके कंसेप्ट बनाता है, ठीक है, क्योंकि आपके उसके चिंतन प्रक्रिया को बढ़ा रहा है, तो आप उसको डिस्करेज कैसे कर दोगे। और यहाँ पर दिया उसे हतोत्साहित करके, जी इतनी मजा, ठीक है, तो आपका नेगेटिव है। अच्छा, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई आंसर, नेगेटिव का भाई आंसर यही नेगेटिव ठीक हो जाएगा। दूसरा, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बच्चे के मिसकंसेप्शन होते हैं कैसे होते हैं, भाई प्राकृतिक होते हैं। बच्चे के मिसकंसेप्शन कैसे होते हैं, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होते हैं। हर किसी के पास मिसकंसेप्शन है, आपके पास भी, मेरे पास भी, किसी भी, मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ूंगा तो थोड़े बहुत मिसकंसेप्शन हर किसी के पास होंगे, ठीक है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो बच्चे के इस प्रकार का अल्टरनेटिव कंसेप्ट बनाता है या मिसकंसेप्शन बनाता है, गलतियां करता है, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती है, बिल्कुल ठीक बात है। कभी कभी बच्चा आपको ऐसा मिसकंसेप्शन बता देता है, कोई ऐसी बात बता देता है जो आपको भी नहीं पता, ठीक है, तो वो कभी निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। क्योंकि देखिए, मिसकंसेप्शन बताते हैं कि बच्चा किस परिवेश से आ रहा है, किस प्रकृति से आ रहा है, आसपास में उसका क्या माहौल है, कैसा एरिया है, ठीक है, तो ये सभी मिसकंसेप्शन बताता है। अच्छा देखो, हम अभी गांव के अंदर के, ठीक है, आपको पता होगा कि जो मेरा गांव है बागपत के अंदर है, ठीक है, बड़ौद के पास में पड़ता है, तो वहां गाड़ी लेकर गए अपनी, दो गाड़ी अपनी लेकर गए। अब वो एक गाड़ी के अंदर मतलब सनरूफ थी जो ऊपर से छत हट जाती है। अब वहां पर एक बच्चा है, बच्चे ने गाड़ी को देखते कहा, ओबे भाई ये तो फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर, इसकी तो छत हट गई। अब भाई उसे कोई क्या बताए, गांव के लोगों को बस एक ही गाड़ी का नाम ज्यादा याद है, वो फॉर्च्यूनर आगे, ठीक है, उसको कोई क्या बताए कि बेटा फॉर्च्यूनर नहीं है, फॉर्च्यूनर में तो सनरूफ ही नहीं आती, लेकिन उसका मिसकंसेप्शन है। अब उसे पता लग जाता है, उसके आसपास के परिवेश से पता लग जाता है, भाई परिवेश कैसा है, किस प्रकार से बच्चा सोच रहा है, तो उसको यहाँ पर ये नहीं मानना ये कैसा है, इसको फॉर्च्यूनर बता रहा है, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कि फॉर्च्यूनर ऐसी दिखती है, हमारी भी व्हाइट कलर की थी, तो व्हाइट कलर की क्या पता ये भी हो, ठीक है, तो इसको दुनिया के बारे में सहज समझ दर्शाती है। ये तीनों भाई आपके पॉजिटिव थे, ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से ऑप्शन बनते हैं। ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव का भाई आंसर पहला यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया है कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, वह देखते हैं कि पेंसिल का जो होती है, पेंसिल खा से बड़ी है। अच्छा भाई, एक मैं पेंसिल बना देता हूं, ये पेंसिल हमारी हो गई का। अच्छा भाई, मेरी पेंसिल उल्टी सीधी बनी है, लचकेदार बनी है, और पेंसिल जो खा होती है, खा है वो, अच्छा पेंसिल जो का है वो खा से बड़ी है। अच्छा ठीक है, ये खा से बड़ी है, ये मैंने बना दी खा, तो खा से बड़ी है, ठीक है, पेंसिल का जो है खा से बड़ी है, और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। अच्छा ठीक है भाई, एक और पेंसिल बना देता हूं, 3 पेंसिल मैंने बना दी, तो ये पेंसिल गा से बड़ी है। अब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का और गा, जो का है वो गा से बड़ी है। यार वो तो निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है, साफ पता चल रहा है, ठीक है, का जो है गा से बड़ी है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, एग्जांपल है जो आपको समझा रहा हूं, कभी सोचो ऐसा भी आ जाए। तो का जो है गा से बड़ी है, तो जीन प्याजे किस संज्ञानात्मक विकास की किस विशेषता को दर्शा रहे हैं? क्या ये सीरियसन को दर्शा रहा है, कंजर्वेशन को दर्शा रहा है, ट्रांजिटिव को दर्शा रहा है, या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग को दर्शा रहा है? बताइए किसके बारे में यहाँ पर प्याजे साहब दर्शा रहे हैं, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, ठीक है, किसके साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। मैं भी वही से हूँ सर, आशा आशा, हाँ बहुत सारे होंगे, यूपी बागपत से मेरे घर नजदीक नजदीक है, दिल्ली के अंदर और जो आपका यूपी के अंदर, मतलब नजदीक है, दोनों तरफ मेरे घर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके एक कंसेप्ट की बात होती है, जो कंसेप्ट आपका सकारात्मक अनुमान, ठीक है, यानी कि आपका ट्रांजिटिव थॉट। ट्रांजिटिव थॉट के अंदर मान लीजिए हमें किसी दोस्तों के बीच में रिलेशन देखना है, तो हम तीसरे की मदद ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब ये 3 उंगली आपको दिख रही है, ये वाली उंगली तो बराबर सी लगती है, हालांकि बराबर नहीं है लेकिन बराबर लग रही है, मेरी दोनों बराबर है क्या यार, मेरी तो बराबर लग रही है अब ये दोनों बराबर सी लग रही है। अब यार हमें ये देखना है कि ये वाली उंगली जो है इससे बड़ी है या छोटी है, ठीक है, ये वाली उंगली जो है इससे बढ़िया छोटी है। एक तो हमें सिंपली पता लग रहा है कि कौन किससे बढ़िया कौन किससे छोटी है, लेकिन मैंने क्या काम करा, जैसे यहाँ पर पेंसिल थी तो का खा से बड़ी है, खा आपकी गा से बड़ी है, दोनों से बड़ी है, और मुझे रिलेशन पता करना था का और गा का, यानी 2 उंगलियों के बीच में मान लीजिए रिलेशन पता करना था। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने एक सकारात्मक अनुमान लगाया, यानी किसी दोस्तों के बीच में कंसेप्ट जानने के लिए तीसरे की मैंने हेल्प ले ली, ठीक है। अगर मुझे पता करना था भाई का खा से, का जो है वो गा से बड़ा है या छोटा है, इसके लिए मैंने खा की मदद ले ली, तो आपका ट्रांजिटिव थॉट है, सकारात्मक अनुमान है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग फॉर्मल के अंदर होती है। कंजर्वेशन जो बच्चों को नहीं आता प्री के अंदर, कॉन्क्रीट के अंदर आ जाता है, सेम आपका सीरियसन के अंदर होता है। बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए, कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है, ठीक है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहोगे? क्या समेटिव है, क्या नॉन रेफरेंस है, फॉर्मेटिव है, या स्टैंडर्डाइज है? देखो 2 के अंदर तो आपको दिख गया मानक, तो मानक को निकाल दिया हमने। अब बात करते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, जैसे अभी हमारा असेसमेंट चल रहा है, ठीक है, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट चल रहा है, इसमें मैं आपका आकलन करता हूं, सही गलत जो भी आप बताइए, गलत बताते हो तो मैं आपको उपचारात्मक शिक्षण देता हूं। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। जैसे बच्चे की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा है, ठीक है, बच्चे की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा, यानी जो बच्चे की ईयरली और जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, उसके बाद सीधा मूल्यांकन हम बच्चों का करते हैं, कौन पास है कौन फेल है। तो समेटिव असेसमेंट के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, बच्चों के बीच में तुलना करते हैं, और हमें बच्चों के बीच में तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए शिक्षा नीति 2020 ने आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा बढ़ावा देने की बात करी है और इसको कम करने की बात कही है। तो यहां पर अगर वो इस प्रकार के ड्राफ्ट लिखने के लिए उसे सहयोग दे रहा है, ठीक है, और ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता भी देता है, तो आपका फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक आकलन आ जाएगा। आंसर आपका थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। असम से देख रहा हूं सर, अरे वेरी गुड भाई, आप लोग जाग रहे हो। देखा असम के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं तो काफी रहा हूं। आसाम की सिटी जो है वहां पर एक बार को दिल्ली जैसा माहौल मिल जाएगा, लेकिन आसपास में तो मतलब जंगल आपको मिलता है, ठीक है। तो आप लोग रात को भी देख रहे हो, थैंक यू भाई। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं काफी रहा हूं, मैं घूमा भी हुआ हूं मेरी जो केवीएस के अंदर पोस्टिंग थी उसी साइड थी, तो मुझे पता है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू भाई आपका। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन।
हर स्टेट से बच्चा देख रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से हो, साउथ से हो, या कोई अपने इधर नॉर्थ इंडिया से हो, क्योंकि ऐसा एग्जाम है इंडिया का, हर कोई बच्चा देखता है। तो रात रात भर आप लोग जाग के देख रहे हो, बहुत बढ़िया, ये आपके संघर्ष के दिन है, बेकार नहीं जाएंगे। देखना आप लोग भी देखते हो, मैं भी हर साल मैराथन कराता हूँ, ऐसी मैराथन खतरनाक ही कराता हूँ, वरना फिर मैं मना ही कर देता हूँ, नहीं यार मैराथन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है ऐसा कराओ जो एग्जाम को निकलवा दे, ठीक है, उसी अप्रोच के साथ। और आप भी ऐसा बढ़िया कि बस एग्जाम निकल जाए हमारा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सृजनात्मक बालक यानी कि क्रिएटिव बच्चे की बात हो रही है, किसकी? सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव बच्चे की बात हो रही है। उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं? यहाँ पर क्रिएटिव बच्चे की निशानी आपके सामने आ रही है, ठीक है। रचनात्मक जो बच्चा होता है उसके अंदर आपकी अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, बिल्कुल ठीक बात आती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग की यहाँ पर आपके सामने बात आती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्या होता है? जिसमें किसी समस्या का, देखिए सबसे पहले आप लोग ये जानिए, अगर मैं बात करूं आपके चिंतन की बात करूं, किसकी बात करूं? चिंतन की बात करूं, तो चिंतन के लिए सबसे पहले आपका समस्या का होना जरूरी है। अगर समस्या नहीं होगी तो आप चिंतन करोगे? आपके सामने समस्या, पेपर पास करना है, तभी तो चिंतन कर रहे हो, तभी तो समझ रहे हो। और जैसे ही आपकी समस्या खत्म हो जाती है, जैसे ही आपकी समस्या खत्म हो जाती है तो चिंतन भी खत्म हो जाता है। पेपर पास, ठीक है, हुआ कमाम तो अब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चिंतन के लिए आपको समस्या का होना जरूरी है। अभी चिंतन आपके कुछ प्रकार में बटा होता है, जैसा आपके सामने डाइवर्जेंट थिंकिंग दिया होता है, वो चिंतन जिसमें आप किसी समस्या का समाधान अलग अलग प्रकार से करते हो, यानी कि क्रिएटिविटी के माध्यम से करते हो। किसके माध्यम से? क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता के माध्यम से करते हो, यानी कि जिसमें आप किसी समस्या के एक से ज्यादा समाधान निकालते हो, वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। यानी कि जिसमें आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सीखते हो, ठीक है। क्या काम करते हो? जिसमें आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सीखते हो, वो आपका सारी चिंतन होता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आपके सामने देखने को मिलता है। इसके अंदर आप लोग क्या काम करते हो? आप लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हो। क्या काम करते हो? इसके अंदर आप लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन जिनका एक से ज्यादा आंसर होते हैं, या सिंपल कह लीजिए डाइवर्जेंट थिंकिंग या ओपन एंडेड क्वेश्चन या क्रिएटिविटी जिसके अंदर एक से ज्यादा समाधान हो या एक से ज्यादा आंसर हो। अगर मैं भी आप लोगों से पूछ लूं, जैसा भी एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर मैं आसाम साहब की लाइव वीडियो देख रहा हूं, कि अगर मुझे बताइए कि भाई जो आपका नॉर्थ ईस्ट का द्वार है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का द्वार है, तो नॉर्थ ईस्ट का द्वार किसको कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके 7 स्टेट पड़ते हैं, 7 सिस्टर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का द्वार किसको कहा जाता है? बताओ। अब मैंने आपसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का द्वार पूछा, तो जल्दी से आंसर बताओ। अब जो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, वो यहाँ पर आंसर सिर्फ आपका एक आएगा। क्या आएगा? आंसर यहाँ पर सिर्फ आपका एक आएगा। अगर किसी समस्या का समाधान, किसी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक हो, तो आपका क्या होता है? डाइवर्जेंट नहीं, आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। वो होता है आपका अभिसारी चिंतन, जिसमें किसी समस्या का किसी आंसर का सिर्फ एक जवाब आता है, या जिसको आप लोग कह सकते हो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कह सकते हो। इसके अंदर, जिसके अंदर होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिसमें बच्चा इनसाइड द बॉक्स के माध्यम से सीखता है, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स यानी कि कुएं का मेंढक ठीक है। तो यहां पर आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है, अगर एक आंसर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे को, पहले मुझे इसका आंसर बताओ, नॉर्थ ईस्ट का द्वार किसे कहा जाता है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा चलो भाई असम के बारे में मुझे चीज बताइए, असम के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो? तो असम के बारे में आप लोग अलग अलग चीजें बताओगे, कुछ असम से संबंधित बता देंगे, ठीक है, जो आप बोरे बोरे चावल बता दोगे असम के अंदर, फिर आप लोग कुछ फेस्टिवल के बारे में बता दोगे, ठीक है। इस प्रकार से असम से संबंधित जैसी मैंने आपसे चीजें पूछी, आप लोगों ने अलग अलग प्रकार का आंसर दिए, यानी कि आप लोगों ने एक से ज्यादा आंसर दिए, तो एक से ज्यादा आंसर हो जाएंगे, एक से ज्यादा आप समाधान दोगे तो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। समझ गए? कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसमें किसी समस्या का क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर हो, क्या हो? जिसमें समस्या का सिर्फ एक आंसर हो, और जिसमें समस्या के एक से ज्यादा समाधान हो, एक से आंसर हो, एक से ज्यादा हो, तो आपका अपसारी चिंतन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर जो रचनात्मक बालक है, रचनात्मक बालक के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। और यहां पर इनके अंदर क्या होती है? अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, तभी तो अमूर्त चिंतन करते हैं। मैंने पूछा असम के बारे में बताओ, क्या जानते हो असम के बारे में? तो आप लोग चिंतन करना शुरू कर दोगे असम के बारे में, ठीक है। ओरैया, अरे नॉर्थ ईस्ट का द्वार ओरैया कैसे दे दिया? अच्छा बलिया से मैं भी, आप लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो अपनी स्टेट की जगह से बता रहे हो। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, देखिए यहाँ पर क्या काम करता है? नए नए यहाँ पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, यानी कि इनोवेशन करता है, नवाचार यहाँ पर बच्चा बनता है या व्यक्ति बनता है, नए नए तरीके लाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग गलत है, और पहला और तीसरा और चौथा ठीक है। तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो? आप लोग यहाँ पर थर्ड के साथ जा रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई।